नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आपका फिर से अपने शिव गुरुकुल पेज से स्वागत करता हूँ। तो हमने अपने पिछले वीडियोज में यह बताया था कि इतिहास क्या है, प्राक इतिहास क्या है और आद्य इतिहास क्या है, यानी व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज प्री हिस्ट्री एंड व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री। और सबसे पहली बात, अगर कोई पूछे कि इतिहास क्या है, इतिहास जो है वह मानव समाज की सामूहिक स्मृति है, यादें। ठीक। और इतिहास जानना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कठिन सवाल है, और ख़ास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में आप जब देखेंगे तो हर आदमी आपको तीन चीज़ों का ज्ञाता मिलेगा। पहला इतिहास का, वो सब जानता है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्रिकेट का, वो कह देगा विराट कोहली को ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और तीसरा राजनीति का, कि कौन पार्टी कब सरकार बनाएगी। इन तीन चीज़ों के बारे में भारत में सब्जी वाला से लेके चाय वाला, हवाई जहाज वाले, सबके पास में नॉलेज होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास का नॉलेज का कोई ठिकाना नहीं है, वो कचरा होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इतिहास, इससे पहले की वीडियोज में हमने बताया था कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है। व्यूज भी आए, रिस्पांस भी मिला, तो लगा कि आगे क्लास करना चाहिए। तो आज हम लोग बात, उसी में मैंने यह कहा था कि हमने बांटा था अभिलेख, मतलब ऐतिहासिक स्रोत को, हिस्टोरिकल रिसोर्सेस को दो भागों में। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत, यानी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस। तो आज हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है अभिलेख। वह है अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। और मैं इससे पहले भी आपको बताया हूं कि एंशिएंट इंडिया से अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो, तो एंशिएंट इंडिया में आप करें क्या कि सारे सोर्सेस को ढंग से पढ़ लें। वो चाहे पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो या साहित्यिक या लिटरेरी सोर्सेस हो। मैं लिख के दे सकता हूं कि एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत से 11-12 से लेके यूपीएससी तक में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा ही जाता है सोर्सेस से। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं अभिलेख की। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिला है वह 1400 ईसा पूर्व मिला है। कॉपी कलम की जरूरत पड़ जाएगी मेरे क्लास में। 1400 बीसीई में एक अभिलेख मिला है मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से। क्लियर? किस स्थान से? तो बोगजकोई। बोगजकोई स्थान से जो मिला है पहला अभिलेख मध्य एशिया का, इसमें वैदिक देवताओं के नाम शामिल हैं। 4 वैदिक देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। वरुण और नासत्य। तो ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि मध्य एशिया के किस स्थल से किस समय में कौन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जहां पर कि वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। तो पहला अभिलेख हमें यहां से मिल जाता है। इसके बाद हम आते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, एक यूनानी राजा है जिसका नाम अंग्रेजी में डेरियस है और हिंदी में दारा, पर्शियन किंग। इनका एक अभिलेख मिलता है, जगह का नाम लिख लीजिएगा, पर्सिपोलिस और बेहिस्तून इस अभिलेख से यह पता चलता है कि यह राजा ने, यह शासक ने, ईरानी सम्राट जो दारा है, इनका अधिकार क्षेत्र
इंडस नदी के आसपास में फैल गया था। ये जो इंडस रिवर जा रही है, तो इंडस रिवर के आसपास में ये पहुंच चुके थे अपना साम्राज्य का विस्तार करते हुए। और इसी राजा ने अपने अभिलेख में कुछ इस तरह की बातें लिखी है कि देव नाम प्रिय या देवताओं को सुंदर दिखने वाला। इसी अभिलेख से प्रेरित होकर भारत में सबसे पहले जो अभिलेख लिखने का काम किया वो था मौर्य शासक किसका? अशोक का। यह भी क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने अभिलेख लिखने की विधि या नकल किससे सीखी? तो दारा प्रथम से, दारा फर्स्ट से। और दारा फर्स्ट का अभिलेख कौन सा है? तो पर्सिपोलिस और बेहिस्तून। अब जब बात होने लगी है अशोक की, तो अशोक के कई सारे अभिलेख हैं। शिलालेख है, लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख है। उन सब अशोक के मौर्यकालीन अभिलेख पर एक अलग से हम लोग क्लास करेंगे। अभी केवल और केवल अभिलेख को हम लोग देखते चले जाते हैं कि कैसे बोगज कोई से लेके आपको हर्षवर्धन तक का, क्योंकि एंशिएंट इंडिया की जो शुरुआत होती है वो लगभग 6000 ईसा पूर्व से माना जाता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, ठीक। लेकिन एंशिएंट टाइम पीरियड का अंतिम समय माना जाता है 712 में, जब अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ था। तो वहां से मध्यकाल मेडिवल पीरियड शुरू होता है। तो एंशिएंट उससे पहले का टाइम है। और हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 646 के आसपास में, 646 में ही। तो हम प्राचीन भारत के अभिलेख को यहाँ बोगज कोई से लेके हर्षवर्धन तक को समझने की आज कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया किसका? बोगज कोई 1400 ईसा पूर्व। उसके बाद आ गया पर्सिपोलिस और बेहिस्तून का अभिलेख यानी दारा प्रथम। और इसी से हमारे महान सम्राट अशोका द ग्रेट ने इंस्क्रिप्शन लिखने की विधि जानी। और भारत में अभिलेख के माध्यम से अब राजा अपने आदेशों को प्रसारित करने लगे। तो अशोक के से संबंधित 4 जगह का नाम आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें अशोक का डायरेक्ट नाम मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलन। यह 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें से कि अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और केवल नाम ही नहीं बल्कि अशोक के धम्म और राजत्व का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। यह क्वेश्चन बन जाता है कि किस अभिलेख में अशोक के नाम स्पष्ट रूप से मिलते हैं। जब बात करते हैं अशोक के अभिलेख की, तो अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं वह ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ब्राह्मी में अधिकतर मैक्सिमम अभिलेख जो है वह किस में लिखा गया है? ब्राह्मी में। लेकिन जब आप उत्तर पश्चिम भारत की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट भारत की बात करते हैं, तो वहां पर वह खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के जितने अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं। लेकिन अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, मैक्सिमम अभिलेख, वह ब्राह्मी लिपि में है, ठीक। और 2 जगह से अशोक के अभिलेख मिलते हैं। एक है लघमान और एक है शेरकुना। लघमान और शेरकुना से जो अभिलेख मिला है, यह अभिलेख आपका आरमाइक लिपि में और यूनानी लिपि में है। यूनानी और आरमाइक में, ठीक। आप देख लीजिए अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख ब्राह्मी में, पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के अभिलेख खरोष्ठी में, लघमान और शेरकुना में, यूनानी और आरमाइक में। तो कहने का मतलब अशोक के अभिलेख लगभग सभी भाषाओं में पाए जाते हैं, ठीक।
ब्राह्मी में भी, खरोष्ठी में भी और यूनानी और अरमाई में भी। जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की जाती है और शुंग वंश की स्थापना होती है। जब शुंग वंश का शासनकाल भारत में चलना शुरू हुआ तो शुंग वंश के जो 9वें शासक थे, जिनका नाम था भागभद्र या भागवत, ठीक, उसके समय में यूनानी राजा का एक राजदूत जिसका नाम है हेलियोडोरस, लिख लीजिएगा, नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ये शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के समय में आते हैं और ये एक स्तंभ का निर्माण कराते, अभिलेख लिखते हैं, जिनका अभिलेख मिलता है विदिशा से। जिनका अभिलेख कहां से मिलता है? विदिशा से। बेशनगर का अभिलेख इसे कहते हैं। और यूनानी राजदूत के द्वारा यहां पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जाती है, गरुड़ स्तंभ की। और इससे यह स्पष्ट होता है कि शुंग वंश के समय में भागवत धर्म का काफी ज्यादा प्रचलन था, ठीक। उसके बाद शुंग वंश के बाद विदेशियों का आक्रमण लगातार भारत पर बना रहता है और भारत अस्त व्यस्त की स्थिति में होता है। उसके बाद आते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल से पहले के जितने भी अभिलेख हैं वह ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत में लिखे गए हैं और गुप्त काल के बाद जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वह संस्कृत में लिखे गए हैं। और गुप्त काल में हमें सबसे पहला अभिलेख जो मिलता है वह अभिलेख मिलता है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हाँ, और लिख लीजिएगा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और उस अभिलेख के रचयिता, लेखक कौन है? हरिसेन। तो गुप्त काल में एक अभिलेख मिलता है समुद्रगुप्त का और इसके लेखक हो जाते हैं हरिसेन। और गुप्त काल में ही जब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अभिलेख किस शासक के मिलते हैं तो सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं कुमारगुप्त के। और कुमारगुप्त की जब हम बात करते हैं तो 2 अभिलेख उसका लगातार पूछा जाता है कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का अभिलेख है, एक अभिलेख है विलसड अभिलेख, जिससे कि गुप्त वंश के वंशावली की जानकारी मिलती है। और दूसरा है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से ही मालवा नरेश यशोवर्मन भी जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है, ठीक। और गुप्त काल में ही एक अभिलेख और आता है एरन का अभिलेख, जिसमें कि सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र मिलता है, ठीक। तो अभी हम लोग सब जो शुरू किए थे 1400 ईसा पूर्व से अभिलेख की जो सूचियां बनाना शुरू किए वो अभी तक यहां तक आया है। इसके बाद जब गुप्त का वंश का पतन होता है फिर उत्तर भारत में छोटी छोटी शक्तियों के बीच में संघर्ष शुरू होते हैं और वो अस्त व्यस्तता की स्थिति में ज्यादा अभिलेख नहीं मिलते। फिर उत्तर भारत में क्या होता है, एक नया वंश का पुष्यभूति या वर्धन वंश की उत्पत्ति होती है और उसके एक प्रतापी राजा होते हैं हर्षवर्धन, ठीक। हर्षवर्धन जब उत्तरी भारत में पूरी तरह से अपना साम्राज्य को विकसित किए तो वो अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए दक्षिण भारत की ओर जब जाने की इच्छा जाहिर की, उन्हें चालुक्य राजा पुलकेशिन से हार का सामना करना पड़ा
और पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख, ये इसमें हर्षवर्धन के साथ युद्ध और हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन है। इसके बाद प्राचीन भारत के अभिलेखों का सिलसिला लगभग खत्म हो जाता है और इसके बाद अरब और तुर्कों का आक्रमण होता है और धीरे धीरे अब अभिलेख के बाद ग्रंथ या पुस्तकें स्रोत में आ जाएंगे। आप देखिएगा कि मध्यकालीन इतिहास में मैक्सिमम स्रोत जो है वो बुक है। एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में बुक और इंस्क्रिप्शन प्लस सिक्के है जो कि पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अभिलेख, उस अभिलेख में आप एक बार 1400 से लेके गोगलकोई से लेके ऐहोल अभिलेख तक की यात्रा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो से आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में हेल्प मिल सकता है। और अगला जो वीडियो आएगा वो पुरातात्विक स्रोत के ही संबंध में है और वो वीडियो आएगा कि सिक्का, कि किस प्रकार सिक्के के अध्ययन से हम पूरे के पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को लिख सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये क्या चला जाएगा कि जितने भी अभिलेख हैं उन सभी अभिलेखों की एक सूचियां चली जाएगी कि किस अभिलेख किससे संबंधित है। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से अगर आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका आपका कुछ नहीं होगा। पार्ट वाइज करके पढ़िए, एक साथ पढ़िएगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इसीलिए हिस्ट्री को थोड़ा हिसाब से और थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाए। धन्यवाद।